तो कौन है आप? आवाज आ रही है? यस सर। आज तुम लोग का एग्जाम है क्या जी में? हाँ सर, केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का? सिर्फ केमिस्ट्री का? हाँ सर, मतलब वो क्लास में वो फुल सिलेबस का क्विज है एक। अच्छा अच्छा, 4 बजे से है? यस सर। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आते रहेंगे। नव्या को कर दो, कॉल कर सकते हो तो। यस सर। देखिए, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी 4 वैलेंस वाले हैं, लेकिन इसमें प्रेफरेंस, इसमें कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? किताब उठाना जरा। 12 की। ठीक, 12 की। हेलो, कार्बन का कार्बन में 12 होते हैं ना, 6C12। इसका कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 होता है ना। तो इसमें कुछ चीजें याद करने वाली हैं, विच इज मोस्ट। कर दिया कॉल? सर उसका नेट बंद है, वो उठा नहीं रही। नेट बंद है उसका? बस उसको हाँ सर। इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई है। खैर, मैंने फोन तो कर ही दिया। ठीक, चलो खैर। देखिएगा, कुछ चीजें मैं बता दूं, इसमें कोई खास तो नहीं है इस चैप्टर। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आपके बुक में काफी अच्छा है, एनसीईआरटी बुक में। एग्जाम्पल 14.1, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, वाई इज सी इंसुलेटर वाइल एसआई एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी सी को, हम कार्बन को इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस एक्चुअली सर। उन्होंने लिखा है, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जो कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम में है, जबकि 4 वैलेंसी है, यानी 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट में तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है जर्मेनियम की, वो लीस्ट होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज लीस्ट एमंग एसआई एंड सी। क्लियर है? बात समझ में आई? जी की कितनी होती है? मैंने पॉइंट नी वोल्टेज कितना बताया था? 0.7। और सिलिकॉन का 1.1, जबकि कार्बन का बहुत ज्यादा होता है, यानी इजी नहीं होता है इसको फ्री करना इलेक्ट्रॉन को इसके, इसलिए कार्बन को एक इंसुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरी बात है, कुछ चीजें और भी याद करने वाली है इसमें, कुछ चीजें और याद करने वाली है जो आपको याद करनी होगी। जैसे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में मेटल्स के लिए मेटल्स के लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर तक होता है फॉर मेटल्स। जबकि सेमी कंडक्टर में 10⁻5 से 10⁻+6 तक ये सेमी कंडक्टर में होता है। जबकि इंसुलेटर्स में रो की जो वैल्यू होती है, वो 10⁻11 से लेकर के और 10⁻19 तक होती है। सब कुछ तुम्हारी बुक में ही है, मैं बुक से ही लिख रहा हूँ। 10⁻9 थोड़े याद करने के लिए। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल का है, ये सेमीकंडक्टर्स का है, ये इंसुलेटर्स का है। तो कंडक्टिविटी मेटल्स के लिए क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी 100 से लेकर के 10⁻8 तक हो जाएगी मेटल्स के लिए, और ये 10⁻5 से लेकर 10⁻6 तक हो जाएगी। और ये
जो कंडक्टिविटी है किसकी, मेटल्स की, वो 10 की पावर -11 से 10 की पावर -90, यानी इंसुलेटर्स में कंडक्शन होता ही नहीं। दूसरी बात है कि प्योर इंट्रिंसिक, यानी जो नेचर से हमें डायरेक्ट ऑब्टेन होता है, उसमें जर्मेनियम को लें या सिलिकॉन को लें, मैंने आपको एनर्जी गैप बताया था। ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का ये टॉप, ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का ये मोस्ट लेवल, ये फर्मी लेवल होता है। फर्मी लेवल वो होता है जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि वैलेंस बैंड में है, और वैलेंस बैंड के ऊपर ये कंडक्शन बैंड है। यानी अगर ये वाली जो है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है Eg, और समझ में आ रहा। अगर मैं बात करूं कि कोई इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, तो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा ये। तो जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा है कंडक्शन बैंड में, वहां पर होल एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन प्लेज रोल इन कंडक्शन। तो जब आप यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल लगाते हैं, तो होल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, व्हाइल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जबकि दोनों के कारण करंट एक ही डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट टू राइट। और जो फ्री होल कंसंट्रेशन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, दे आर कांस्टेंट। जब प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and number of holes are present. Number of holes are present in valence band and number of electrons present in conduction band. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेलो, आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये इंफॉर्मेशन है तो वो याद करनी पड़ेगी। और जब हम प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 वैलेंस सब्सटेंस, 5 वैलेंस सब्सटेंस कौन सा होता है? कौन सा होता है? फास्फोरस की बात करें हम, क्यों भाई? हेलो, नाइट्रोजन, फास्फोरस। हाँ, और बोलो, बिस्मिथ, ये सब चीजें है ना, तो याद रखने वाली चीज है, तो ध्यान रखो। क्या होता है, जैसे मैंने एक 5 वैलेंस सब्सटेंस मिलाया, तो इट रिप्लेसेस 1 जर्मेनियम एटम और उसकी प्लेस को ले लेता है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं 4 जर्मेनियम एटम के साथ, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड रहता है। क्या रहता है ये? और ये इलेक्ट्रॉन शेयर होता है नेबरिंग, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसको ये कहलाता है डोनर इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो एटम है जो अपने 5 वैलेंस सब्सटेंस का मिलाया है, इसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। इसको क्या कहते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, हेलो, डोनर इम्प्योरिटी, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है बगल वाले जर्मेनियम एटम के साथ, ये लूजली बाउंड है। तो ये बैलेंस बैंड है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। यहां पर ये एनर्जी ऑफ डोनर लेवल है, और एनर्जी ऑफ डोनर लेवल यानी एनर्जी ऑफ 5 वैलेंस सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन की, ये करीब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। कितनी होती है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट में देख रहा हूं, एक मिनट रुकना है। कोई खास नहीं है चीजें, ये याद करने वाली चीजें ऐसी। हाँ, ये 0.01, ये करीब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। यानी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस फिफ्थ वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मिल जाएगी, तो जंप इट विल जंप इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो डोनर है हमारा, वो एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। तो सीधी बात है, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स, यानी वो, ध्यान से सुनो आप, वो जो हमारा एटम था डोनर वाला, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया। तो यहाँ पर जब एन टाइप की बात करेंगे तो एन ई इज मच मच ग्रेटर देन एन एच।
NH से बड़ा होता है, यानी होल से बड़ा होता है Ne। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई, लेकिन Ne इंटू NH ये बराबर होता है Ni स्क्वायर। Ni क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चार्ज डेंसिटी है। Ne इंटू NH इज Ni स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हेलो? Yes, sir. हाँ, सिंपल चीज है। Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। Ni इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, यानी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक वर्ड आता है PPM। PPM PPM का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। जैसे उसने कहा क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, और एक चीज और बता दूं, जब यहाँ पर 3 वैलेंस सब्सटेंस मिलेगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बगल वाला कोई जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के इसकी फिल कर देता है वैकेंसी को। जब वैकेंसी फिल हो जाती है तो 3 वैलेंस सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो जनरली वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो उसका जो, उसको हम डोनर लेवल ही कहते हैं, उसको हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। एंड एक्सेप्टर लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड। ये एक्सेप्टर लेवल है। देखो, एक्सेप्टर लेवल में जब 3 वैलेंस सब्सटेंस लाएंगे, इट्स नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फिलफिल इट्स वैकेंसी। तो वो कहां से वैकेंसी कंप्लीट होती है? जो बगल वाले नेबरिंग जर्मेनियम एटम है, दे सप्लाई देयर 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर देगा तो वैलेंस बैंड से जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, तो सीधी बात है, जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है वहां पर होल्स क्रिएट हो जाएगा, यानी वैलेंस बैंड में होल्स इकट्ठे हो जाएंगे। जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे आर स्मॉलर देन द होल्स इन वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल्स ड्यू टू इम्प्योरिटी क्रिएट हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में। यानी वैलेंस बैंड में कंडीशन होती है NH इज मच ग्रेटर देन, कौन आया, इज Ne और P टाइप। और P टाइप नव्या है, कौन है? सर नव्या। अच्छा, P टाइप के लिए हम कितने वैलेंस सब्सटेंस को मिलाते हैं? 3 वैलेंस को। जबकि N टाइप के लिए आप 5 वैलेंस को। तो 5 वैलेंस में जो इम्प्योरिटी है, दैट इज वर्किंग एज अ डोनर। और डोनर में जो एनर्जी लेवल होता है डोनर का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, तो जो डोनर लेवल है उसपे जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला फ्री वाला, उसको 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत है, जिससे वो जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन इजीली बी प्रोवाइडेड बाय द रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं कंडक्शन बैंड में, वो उन इम्प्योरिटी एलिमेंट के लिए आ रहे हैं जिनको आपने मिलाया 5 वैलेंस को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N type semiconductor is greater than number of holes. लेकिन Ne into NH, that is pure Ni square, and Ni is the intrinsic charge density, free charge density और pure semiconductor crystal। क्लियर है? और अगर मैं 3 वैलेंस सब्सटेंस मिलाऊंगा, 3 वैलेंस को रखेंगे, तो यहाँ के इसके 3 इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक स्पेस एम्प्टी रहेगा। इस होल को भरने के लिए बगल वाला जर्मेनियम एटम या इसके नेबरिंग एटम, उसमें से इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके इसकी वैकेंसी को फुलफिल करेगा। तो लेकिन यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, फिर नया होल क्रिएट हो जाएगा। तो वास्तव में क्या होता है, वैलेंस बैंड एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन उस जर्मेनियम एटम के वैलेंस में है, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड एक्सेप्टर लेवल, जो एटम इम्प्योरिटी है, जो 3 वैलेंस सब्सटेंस है, दैट एक्सेप्टर लेवल इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड, और ये एनर्जी गैप भी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं टू द इम्प्योरिटी एलिमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होल्स होती है, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर होता है। जब मिक्सिंग करते हैं इम्प्योरिटी, तो उसमें जनरली वो यूज करते हैं PPM। क्या यूज करते हैं? PPM, पार्ट पर मिलियन। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपकी बुक से,
सपोज अ प्योर SI क्रिस्टल हैज 5 into 10 की पावर 28। साफ करूं? हेलो, साफ करूं? यस सर, अभी तक क्या किया? अभी तक मैंने यही बताया, NE, NH और P टाइप और N टाइप। अभी जीनर और बताऊंगा, उसके बाद लॉजिक गेट्स बताऊंगा, ठीक है? और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हेलो, तुम ट्रांजिस्टर कह रहे थे ना? ट्रांजिस्टर पिछले साल था कोर्स में, इस साल नहीं है ट्रांजिस्टर। नहीं सर, जेईई पिछली मेंस में क्वेश्चन है ना। अरे पिछली साल आपके NCERT में था ना वो चैप्टर। हाँ पिछली साल जो एग्जाम दिया था बच्चों ने, पिछले साल में ट्रांजिस्टर था ना कोर्स में। यस सर। हेलो, और CBSE के पैटर्न पर IIT का पेपर होता है ना, दोनों ही सेम वो कंडक्ट करते हैं। तो इस बार आपने हटा दिया है जब ट्रांजिस्टर वहां से, ठीक है? और ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं है कि कोई रोटेशन के बराबर हो या किसी बहुत बड़ी चीज के बराबर हो। हेलो हाँ हेलो, सर। और अगर समझ रही हैं देख लेंगे, फाइनल और कर लेंगे, लास्ट वाले दिन समझा देंगे, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। कोई बड़ी सर चीज नहीं क्योंकि है उसको। उन्हें मतलब मेंस में उन्होंने बोला है कि मेंस में कुछ भी पार्ट उसका कैंसिल नहीं हुआ है, जो ये आया है उसकी गाइडलाइन। लॉजिक बाकी गेट ही सर, है। चलो देखो, PPM का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं तो जनरली इस टर्म का यूज करते हैं, PPM का। PPM का मतलब लिख लेना आप, कंफ्यूज मत होना, पार्ट पर मिलियन, यानी एक पार्ट 1 मिलियन में मिलाया, ठीक? और 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁶। मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, 14.2। सपोज प्योर SI क्रिस्टल हैज 5 into 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड, डोप्ड का मतलब होता है मिक्सिंग, इम्प्योरिटी मिलाना। इट इज डोप्ड बाई 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट AS। जब पेंटावेलेंट है तो सीधी बात है मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 3 वैलेंस होता तो मेजोरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, ठीक है ना? एस pentavalent arsenic, calculate the number of electrons and holes given that Ni बराबर 1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब। यानी इसमें जो इसकी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो ये है, और उन्होंने 1 ppm मिलाया। 1 ppm का मतलब होता है 10 की पावर, यानी एक पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन, ठीक है? और आपके पास जो टोटल एटम्स हैं वो 5 into 10 की पावर 23 है। तो आपने इसमें मिला दिया कितना? 1 ppm, यानी 1 into 10⁶ मिला दिया। क्या मिला दिया? 1 into 10⁶। तो इतने आपके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन होंगे एनी। तो ये कितना हो जाएगा? 5 into 10 की पावर कितना बचेगा? ये 17। क्यों भाई, कितना बचेगा? हेलो, 28 है ये, सॉरी 28 है, ये 28 है, तो ये बचेगा 22। बचेगा भाई, ये एनी है। और उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ होल्स क्या है, तो नंबर ऑफ होल्स निकालने आप जानते हैं एनी इंटू एनएच। एनी इंटू एनएच बराबर NI स्क्वायर। कुछ भी नहीं है इसमें। मेन चीज है, अगर आपको इसका मतलब मालूम है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम है, आपको मालूम है कि पर 10⁶ में एक एटम मिला रहे हैं, तो इसमें कितने एटम मिलाए होंगे? जितने एटम मिलाए होंगे हर एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पर मीटर क्यूब में, तो पर मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो जाएगी कि नहीं? अरे हो जाएगी। हेलो, रिप्लाई यस करो। सर। यस सर। और एनी इंटू एनएच बराबर NI स्क्वायर होता है, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि जितने होल्स वहां मिले होंगे, और अगर प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है तो एनी बराबर NH होता है। अब NI मालूम है, एनी मालूम है, क्या नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब में निकाल सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो समझ गए बात को? तो वर्ड यहाँ पर ये याद रखना है, PPM कंफ्यूज नहीं हो जाना। 1 पार्ट पर मिलियन, तो जितने भी एटम्स हैं उसमें 10⁶ से डिवाइड कर दो, तो पर मिलियन में कितने आपने एटम मिक्स करे हैं वो ये आ गए। तो जितने एटम मिक्स करे हैं उतने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, और एनी इंटू NH बराबर NI स्क्वायर होता है, दैट्स ऑल। क्लियर है? हेलो, क्लियर है कि नहीं यस है? सर। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? तुम कंफ्यूज हो रहे थे? ठीक है।
हेलो यस सर सर। क्लियर है। आपको कंफ्यूजन नहीं है ना कोई? अब जैसे नहीं, मान लो सर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक ही जर्मेनियम क्रिस्टल लिया उसने, एक ही जर्मेनियम क्रिस्टल लिया और उसमें उसने कहा मान लो आपके पास n एटम्स पर मीटर क्यूब है, और मान लीजिए x1 ppm आपने 5 वैलेंस का मिलाया, और x2 ppm 3 वैलेंस का मिलाया, और मान लो x2 की वैल्यू x1 से कम है, x2 की वैल्यू x1 से कम है, तो क्या बनेगा, p टाइप या n टाइप? क्या बनेगा ये? क्या बनेगा ये, p टाइप या n टाइप? एन टाइप। n टाइप, क्योंकि x1 बड़ा है x2 से। तो ये बताओ कि पहली बात तो नंबर ऑफ सिर्फ इसके मिलाने से जो प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, n अपॉन x1 ppm है, 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस n इंटू, क्योंकि ये होल्स बना रहा है तो नेट पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, तो n इंटू x2 इंटू 10 की पावर 6। समझ में आ रहा? तो ये आपकी यस सर। n हो जाएगा, हो जाएगा n, अरे हो जाएगा हाँ कि नहीं? सर। यानी एक ही मटेरियल में आपने x1 ppm मिलाया 5 वैलेंस का, और x2 ppm मिलाया 3 वैलेंस का। क्योंकि x2 कम है x1 से, तो इसका मतलब पूरा जो क्रिस्टल होगा उसमें एक्सेस होगा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, यानी n टाइप बनेगा। और अगर x2 बड़ा होता है x1 से तो p टाइप बनता, तो उस समय आप दिस माइनस दिस कर देते एंड सो ऑन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? अरे आया यस कि सर। नहीं आया? तो आपको दिख रहा होगा ये कम आएगा, ऐसा लग रहा है ये कम आएगा और ये ज्यादा आएगा, क्योंकि x2 छोटा है ना x1 से। यस सर। लेकिन लेकिन इसमें चूंकि यहां पर ये कम आएगा, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में मॉड लेना पड़ेगा। कंफ्यूजन इस बात का है, ठीक है ना? क्या लेना पड़ेगा? अरे यार मॉड। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? अरे इसको डिवाइड कर दो, तो बात समझे, इसको डिवाइड कर दिया 10 की पावर 6 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो x1 का, ऐसा कर लो। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? हेलो हेलो, अरे क्लियर हुआ? सर यस आपने सर। एन अरे की पावर x1 लिख दिया। मैंने एन की पावर नहीं है यार, अरे मैंने गलती से लिख दिया था। 1 ppm का मतलब है n अपॉन 10 की पावर 6, और उसमें ए पर मिलियन में आपने x1 घोले है ना, x1 एक्स्ट्रा घोले तो हाँ। x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने 1 ppm यस लिखा सर। था ना, तो यहाँ पर अगर x1 ppm है तो इतने एटम पर बिलियन के लिए हो गए, और उतने एटम में आपने x1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा ना। हाँ सर। हाँ बस सिंपल, समझ गया ना? कोई कठिन तो नहीं है ना ये? अरे नहीं कठिन सर। तो नहीं है ना? अच्छा, एक चीज होती है जीनर डायोड। जीनर डायोड इज यूज्ड टू जीनर डायोड इज यूज्ड टू रेगुलेट जीनर डायोड इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट इन लोड रेजिस्टेंस। क्या होता है देखिए, जनरली जीनर डायोड का सिंबल जो होता है वो ये होता है, ऐसे यूज करते हैं, ये जीनर डायोड है। और सिंपल पीएन जंक्शन में स्ट्रेट लाइन यूज कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर पी को नेगेटिव से जोड़ें और एन को, ये एन है ये पी है, इसको अगर पॉजिटिव से जोड़ें तो ये रिवर्स बायस होता है। क्या होता है ये? रिवर्स बायस। रिवर्स समझ में आया? बायस। थोड़ा ध्यान दे। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये रिवर्स वोल्टेज है नेगेटिव में, ये वाला बढ़ा रहा है जो आप, और ये रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट है, और ये रिवर्स वोल्टेज है। तो शुरुआत में तो क्या होता है, जैसे जैसे आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते हैं डिप्लीशन लेयर और बढ़ती चली जाती है। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ने से करंट तो लगभग टेंड्स टू जीरो होती है, केवल वही माइनॉरिटी कैरियर्स आपस में डिफ्यूज होते रहते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब इस पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, और इस एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल है। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो यहाँ से यहाँ की तरफ है। होल्स विल डिफ्यूज इन इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ पी टाइप। तो बहुत
क्योंकि जंक्शन के बाद बहुत स्मॉल नंबर होते हैं तो बहुत कम डिफ्यूजन होता है, यानी स्मॉल करंट फ्लो करती है। लेकिन एक सिचुएशन आती है कि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके अचानक बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ टूटते हैं और अचानक करंट बहुत तेजी से राइज करती है, यानी उस कांस्टेंट वोल्टेज पर, उसको हम कहते हैं जीनर वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? जीरो वोल्टेज। जीनर वोल्टेज। तो जीनर वोल्टेज में आप देख रहे हैं जैसे उस वोल्टेज पे पहुंचेगा तो करंट एकदम एकदम एक्सेस कर जाएगी। क्लियर है? अब जैसे इसका सर्किट क्या है, जीनर डायोड एज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेशन। मान लीजिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया आपने RS सीरीज में, और ये हमारा जीनर डायोड है, ये हमारा जीनर डायोड है। और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL, जिसमें हमें करंट चाहिए। और यहां पर हमने रिवर्स बायस करा इसे। रिवर्स बायस करने का मतलब ये ऐसे बनेगा सर्किट। ठीक है? हेलो, N वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा और P वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, ये हो गई। और हमारे लोड रेजिस्टेंस में करंट कांस्टेंट चाहिए और इसका जीनर वोल्टेज VZ है। समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है कि Yes, नहीं sir. आ रही है? ये अनरेगुलेटेड है, लेकिन मुझे इसमें जो वोल्टेज चाहिए वो रेगुलेटेड चाहिए। अनरेगुलेटेड का मतलब जो जीनर डायोड है वो VZ तक वर्क करेगा, VZ के बाद कोई सेंस ही नहीं है इसका, करंट एक्सेस कर जाएगी। ठीक है? तो इसमें करंट ऐसे जाएगी, I मान लो, इसमें एक करंट जीनर में जाएगी IZ, और IZ VZ आपने जैसी करा इस IZ की वैल्यू, और इसमें जो करंट जा रही है मान लो वो I डैश जा रही है, तो हमारे पास जो लोड का वोल्टेज है VL है। अब VL किसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम? VL की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है मैक्सिमम? जीरो वोल्टेज। हाँ, तो यहां पर और यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ मान लो V डैश, तो V डैश प्लस VZ, V डैश प्लस VZ क्या अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा? यस सर। ये नहीं होगा भाई। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस बात सर। समझ में आ रही? और ये दोनों लगे हैं पैरेलल, VZ प्लस V डैश बराबर V। ठीक है? और VZ के बराबर किसके बराबर है? VZ, VZ किसके बराबर है? VZ किसके बराबर है? अरे ये दोनों पैरेलल लगे ना, तो VZ किसके बराबर है? VL के बराबर। अगर मान लो इस करंट I को बढ़ाते हैं आप, करंट I को अगर बढ़ाते हैं तो करंट जो भी बढ़ती है I, ध्यान से सुनना, उसका मेजर पार्ट इस VZ के अंदर सप्लाई होता है। यानी जो भी आप करंट बढ़ा रहे हैं, तो मेन करंट इसमें बढ़ रही है, ध्यान रखना, यही करंट मान लो यहाँ वाली करंट बढ़ाई आपने, तो वो करंट इस Z में बढ़ेगी, लेकिन इसका वोल्टेज क्या रहेगा? इसका वोल्टेज क्या रहेगा बताओ? जीनर डायोड का वोल्टेज क्या रहेगा? इवन करंट इज इंक्रीजिंग, बोलो जल्दी बोलो। जीनर डायोड कांस्टेंट। का वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब जीनर डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट है तो आरएल के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट। तो जो भी आपने वोल्टेज बढ़ाया है उसका एक्सेस पार्ट किस पर लिबरेट होगा? इस आरएस पर। नहीं समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ सर। हेलो, समझ में आया? अरे नव्या समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं अपने मेन सोर्स के वोल्टेज को फ्लक्चुएट करा रहा हूं, तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से जो लोड रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है दैट विल नॉट चेंज, बिकॉज एट कांस्टेंट वोल्टेज VZ, जीनर वोल्टेज पर जो एक्सिस करंट जाएगी वो एक्सिस करंट उसमें फ्लो कर जाएगी, किसमें? विदाउट चेंज इन द वोल्टेज। और जो एक्सेस करंट है, सीधी बात है, इस आरएस पे करंट बढ़ जाएगी, तो इस आरएस के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, यानी जितना आपने वोल्टेज बढ़ाया है वो सारा एक्सेस वोल्टेज किस पे ड्रॉप होगा? जो आरएस लगा हुआ है। बट यहाँ पर जो आरएल है, जो रेजिस्टेंस अक्रॉस जीनर डायोड है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया? अरे समझ में आया? यस सर। तो ये दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ जीनर डायोड एज अ कांस्टेंट
वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, यस सर। और ध्यान रखो, 2-3 चीजें आपको खुद पढ़नी पड़ी। कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें कोई दिक्कत है क्या? उसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं बता दूंगा, एंटीना की हाइट, ये सब कुछ पूछते हैं तो लास्ट में सुनो, 2-3 चीजों को लास्ट के लिए रख देते हैं हम। एक तो कौन सा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, हेलो, सर पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ एमिटर भी है, एमिटर एंड एम्पलीफायर। अरे भैया ट्रांजिस्टर का पार्ट ही है वो, एमीटर एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अरे इतना कठिन तुम क्यों समझ रहे हो? खुद पढ़ लो यार उसे तो, काय को टाइम हाँ बर्बाद सर। कर रहे हो अपने? इतना इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ का क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसमें सिंपल ग्राफ बने हुए हैं, कांस्टेंट वोल्टेज, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 पीएन जंक्शन लगा देते हैं उसमें। ठीक है, यस सर। हेलो, हाँ एक बात और ध्यान रखो, मान लीजिए मैंने कल बताया था आपको, शिवानी नहीं है क्या अभी? हेलो, सर अपना वो वाला पार्ट भी बचा है ना, मैग्नेटिज्म का। हाँ वो भेज दूंगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ सर। हाँ वो, उसका भी मैं, जैसे मैंने इसका भेजा ना। हेलो, हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लॉजिक गेट पर। हेलो, लॉजिक गेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और कल का जो मैंने पढ़ाया था वो ध्यान रखना है भी आपको हमेशा। कल जो पढ़ाया था, जिसकी मैंने थ्योरी दी थी। हेलो, कल की थ्योरी पढ़ी थी ना आपने? सर वो रेक्टिफायर की ना। हाँ कल जो पूरा पढ़ा दिया था ना वो मैंने, सेमीकंडक्टर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो खास कट नहीं है। देखिएगा, डिजिटल सिग्नल्स एंड लॉजिक गेट्स, आपको मैंने जो पेज दिए थे उसकी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आजकल जो सिग्नल्स होते हैं, केवल 2 स्टेट होते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, या तो हाई पोटेंशियल होगा या लो पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल को हम 1 से शो करते हैं और लो पोटेंशियल को हम 0 से। हाई पोटेंशियल को हम किससे शो करते हैं? 1 से, और लो पोटेंशियल को 0 से। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाई पोटेंशियल इज 1 एंड लो पोटेंशियल इज 0, यानी सर्किट जब ऑफ है। क्लियर है? अभी तक आपने जो सर्किट पढ़े, जो एसी सर्किट पढ़ा या कोई भी पढ़ा, वो ये था। लेकिन अब हम डिजिटल सर्किट की बात करें तो डिजिटल में केवल 2 वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से यहां तक पूरा, ये वाला पोटेंशियल हाई है, यानी मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ये वाला टाइम है T1। ये वाला टाइम क्या है? क्या है भी ये टाइम? T1। तो T1 तक तेरी बात समझ में आ रही? T1 समय तक मान लीजिए +5 था, यानी हाई पोटेंशियल था, तो इसको हम 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम? 1। हाई पोटेंशियल +5 है। 1 का मतलब ये नहीं है कि +5 को आप 1 लिख रहे हैं, नहीं, हाई पोटेंशियल को हम 1 लिखते हैं डिजिटल सिग्नल। और मान लीजिए T1 से T2 तक फिर 0 हो गया ये, और फिर T2 से T3 तक फिर ये हाई हो गया। तो इस तरह हम डिजिटल को शो करते हैं। डिजिटल को हम हमेशा हाई पोटेंशियल को 1 और लो को 0। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ में आ रहा? आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जनरली ये बॉन्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, 1 होगा या 0 होगा, नीचे नहीं आएगा नेगेटिव। ये डिजिटल सिग्नल्स को शो करने का तरीका है। अगर हाई पोटेंशियल है तो 1 लिखते हैं, और लो पोटेंशियल है तो 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो लिखा है द फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सर्किट विच आर यूज्ड इन वेरियस एनालिसिस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि इतना नहीं करना। अब लॉजिक गेट्स में एक इनपुट एक आउटपुट, या 2 इनपुट एक आउटपुट, या 2 इनपुट मैनी आउटपुट, एंड सो ऑन, इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए
हम इनपुट पोटेंशियल, आईपी का मतलब है इनपुट और ओपी का मतलब है आउटपुट, इनपुट और आउटपुट ये बनाते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर हमारे जो गेट हैं जो यूज करते हैं वो नॉट गेट, एंड गेट और गेट और ये था कार्ड फ्रॉड। अरे हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट, एक फोन आ गया था। तो इसमें जो गेट हैं जनरली ये लॉजिक गेट इलेक्ट्रिक सर्किट में इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस को लॉजिकल रिलेशन देता है। क्या देता है? लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर हुआ? अरे समझ में आ रहा है? हेलो, अरे आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? अरे आ रही कि नहीं? अरे अब आ रही है आवाज सबको? यस सर। हाँ, तो देखिएगा हर लॉजिक गेट को एक सिंबल से आप शो करते हैं और इसको हम ट्रुथ टेबल जो होती है, ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप शो करती है। तो मान लीजिए कोई लॉजिक गेट है, इसमें ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब मान लीजिए ये आपका एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। अभी समझना है इसको, ट्रुथ टेबल कैसे बनती है एक्स और वाई में। मान लो एक्स 0 है यानी करंट नहीं आ रही है, तो वाई 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, बताऊंगा कैसे। और मान लो एक्स 1 है तो ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, उस गेट पर डिपेंड करेगा कौन सा गेट आप ले रहे हैं। क्लियर है? मान लीजिए किसी लॉजिक मान लीजिए एक्स और वाई दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है जेड। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो ये एक्स वाई ये दोनों इनपुट के लिए हैं और जेड आउटपुट है। तो मान लो एक्स 0 है, वाई 0 है, हो सकता है जेड 0 या 1 हो। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 1 हो सकता है, ये 1 1 है, हो सकता है ये 1 1 हो, 1 और 0 0 1 हो, और हो सकता है ये 1 0 हो, 0 1 1 1, हाँ ये 1 0 हो सकता है। तो यहाँ पर ये 0 1 मतलब कुछ भी हो सकता है। जेड इज द आउटपुट एंड एक्स एंड वाई आर टू इनपुट, ये दोनों इनपुट है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। 0 का मतलब है कि कट सर्किट का कट, और 1 का मतलब है करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? साफ करें? साफ यस करें? सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला गेट है नॉट गेट। कौन सा गेट है? देखो नॉट गेट, ये बेसिक गेट है, ध्यान रखना, नॉट गेट। एनओटी है कैपिटल ओ, ध्यान रखना। तो नॉट गेट का सिंबल है, अगर मैं सिंपल बनाऊं, ये सर्किट है, ध्यान से सुनना, उसमें अलग अलग बनाऊंगा। इसमें एक इनपुट है ए और बी हमारी आउटपुट है, यानी सीधा सीधा एक तार है, सीधा सीधा एक तार है। तो अगर मैं ए इनपुट और बी आउटपुट बनाऊं तो ए अगर 0 है तो बी भी 0 होगा, कोई करंट नहीं जाएगी इसमें से। और अगर ए 1 है तो बी भी 1 होगा। लेकिन एक्चुअली जो नॉट गेट होता है उसके आगे डैश लगा देते हैं। डैश का मतलब है कि अगर यहां से करंट आ रही है तो यहां से स्विच ओपन है, और या बात समझे? क्लियर है? तो अगर ये वास्तव में अगर मान लो ए है और ये बी है और बीच में छोटा सा रिंग बना है, तो जो ए डैश होता है, ध्यान रखो, ए डैश इज इक्वल टू बी होता है, एंड ए डैश इज अपोजिट टू ए, ए डैश इज अपोजिट टू ए।